हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। मित्रों, जैसे कि हमने आपको हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह को लेकर बाकी की जो प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 में डिटेल वाइज आपको क्वेश्चनों से अवगत कराया था। आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हुए हैं मित्रों। ठीक मित्रों, अगर इस प्रैक्टिस सेट 4 पर हम आज बात करते हैं मित्रों, हमने आपको पहले भी बताया था कि अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जितने भी हमने पहले वीडियो अगर इस हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह को लेकर बताए हैं, उस पर आप बढ़िया तरीके से उस पर तैयारी करें, गहन अध्ययन करें, जिससे कि आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और मित्रों, ये प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चलते हैं मित्रों, आज हम प्रैक्टिस सेट 4 के पहले क्वेश्चन पर। मित्रों, जैसे कि कहते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? तो पा, था, वा और सा। सघोष वर्ण मित्रों उसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां में कंपन हो। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, वो सघोष वर्ण कहलाते हैं। और सघोष वर्ण के अंतर्गत अगर बात की जाए मित्रों, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो यहां पर अगर वर्ग के विषय में हम बात करें तो हमारे वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग होते हैं। का वर्ग के अंतर्गत क्या आता है, पा वर्ग के अंतर्गत क्या आता है, ये सब हमने आपको डिटेल वाइज पहले बताया था। आज हम बात करते हैं फिर दोबारा से इस पर। तो सघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां में कंपन हो, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष वर्ण कहलाता है। सघोष वर्ण कहलाता है। यहां बात करते हैं मित्रों, जैसे कि वर्गों को लेकर। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, अंगा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अंगा। फिर ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। पा, फा, बा, भा और मा। ये मित्रों मैंने आपको वर्ग के विषय में पहले बताया था सब। या पा वर्ग में अगर बात करी जाए तो पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा, बा, यानी बा जो है हमारा तीसरे नंबर पर आता है ये। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष वर्ण कहलाता है। तो तीसरा वर्ण, तो इसमें अगर ऑप्शन में अगर बात की जाए तो ऑप्शन में बेटा बा, तो निम्नलिखित में सघोष वर्ण हमारा बा होता है। ठीक है मित्रों, सघोष वर्ण क्या होगा? बा। क्योंकि देखें आप एक बार फिर दोबारा से हम अपनी बात को दोहराते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष वर्ण कहलाता है। इसके अंतर्गत
का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग आते हैं। का वर्ग के अंदर का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, अंगा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, डा, अंगा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। यहां पर अगर तीसरी बात करते हैं तो वाह। ठीक है, तो मित्रों यहां पर हमारा वाह होगा, सगोस वर्ण वाह। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अगर वर्णों की संख्या को लेकर बात करते हैं, अंत्यस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण के को संख्या को लेकर, तो बेटा ये 8 होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत। अंतस के अंतर्गत या, रा, ला और वाह 4। ऊष्म के अंतर्गत अगर बात करते हैं हम, ऊष्म वर्ण शा, शा, सा और हा, ये मित्रों। ठीक है, अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण अगर टोटल संख्या देखी जाए तो 4 ये और 4 ये, तो टोटल कितने होगा मित्रों? 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? एक ध्वनि है, अगर उसका द्वित्व हो जाए तो वो ध्वनि क्या कहलाती है बेटा? संयुक्त ध्वनि कहलाती है। संयुक्त ध्वनि होती है ज्वाइंट ध्वनियां। ठीक है, युग्मज ध्वनियां कहलाती हैं, क्या पारस्परिक ध्वनियां कहलाती है, कि संप्रत ध्वनियां कहलाती है। तो एक ही ध्वनि का जब बेटा द्वित्व होता है किसी चीज का, तो ऐसी ध्वनि युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उदान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। मित्रों आपके सामने चौथा क्वेश्चन आया है कि उदान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो अगर यहां पर हम बात करते हैं उदान को लेकर, तो मित्रों इसके लिए है सबसे पहले उ प्लस ये इस तरह से दा के नीचे ये, ठीक है, और फिर उदया अलगस फिर या ये, ठीक। उदया पीछे से आ की आवाज आती है तो ये बड़ा आ प्लस बड़ा आ। उदया फिर ना को प्लस ये ना आधा ना पीछे से छोटे आ की आवाज आती है ना आ। तो अगर इस स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं मित्रों, तो ये इसमें हमारा उ तो उ, दा ये दा, या और आ और ना और प्लस आ, यानी उद्वान के अंतर्गत हमारा ये तीसरा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, जैसे कि देखो उ द आधा दा, फिर प्लस या उद या की पीछे से आवाज आती है या, फिर आ पीछे से ये बड़े आ का डंडा तो ये आ। ठीक, अगर ना को आधा करके ये लिख दिया और ना पीछे से आवाज आती है आ की, ठीक, ये होता है आ। तो इसी क्रम में अगर ये देखेंगे तो हमारा ये तीसरा उदान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आया बेटा 5 क्वेश्चन। हिंदी की जिन वर्णों को उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। हिंदी के जिन वर्णों को उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले आप उसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें और 2-3 बार उसको पढ़ लें, तब आप ऑप्शन लगाइए। ठीक है, तो यहां सघोष, अल्पप्राण, अघोष और महाप्राण ऐसे, और उसको हम क्या कहते हैं बेटा? अघोष कहते हैं मित्रों। उसके अंदर का क्या आता है? अघोष। ठीक है, अगर बात करते हैं अघोष की, तो अघोष क्या होता है? यहां पर सबसे पहले आप सघोष पर ध्यान दें। अगर यहां पर अगर बात करी जाएगी तो अघोष में अगर मित्रों अगर केवल सांस का ही प्रयोग किया जाता है, केवल श्वास का ही प्रयोग, श्वास का प्रयोग केवल
अघोष में ही किया जाता है मित्रों, ठीक है। और यहां पर अगर देखा जाए तो ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अगर हम आपको डिटेल वाइज अगर के बारे में बताएं तो मित्रों इसमें अघोष वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। अगर हम आपको सघोष वर्ण के बारे में बताएं तो सघोष वर्ण जो होता है हमारा, इसके अंतर्गत सघोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। अगर अल्प प्राण की मित्रों बात करते हैं तो अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण में आता है। अगर महाप्राण को लेकर बात करी जाए तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो हिंदी की जिन वर्णों का उच्चारण केवल सांस के माध्यम से अगर हो तो उसमें हम अघोष वर्ण ऐसा कहलाता है, जिसका यूज केवल सांस से होता है। और सघोष वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष के अंतर्गत आता है। अगर बात करते हैं अघोष की तो अघोष के अंतर्गत मित्रों प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष के अंतर्गत आता है। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है, और महाप्राण दूसरा और चौथा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? मित्रों पार्श्विक ध्वनि को लेकर अब बात की जाए तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी ध्वनि कहलाती है? तो इसमें पार्श्विक अगर ध्वनि हो तो पार्श्व ध्वनि के अंतर्गत बेटा ला आता है। क्या आता है? केवल ला। इसके अंतर्गत जीभ तालु को छूती है, जीभ तालु को छूती है और मुंह के दोनों बगल से हवा निकलती है यानी वायु निकलती है। इसके अंतर्गत जीभ तालु छूती है और मुंह के दोनों बगल से हवा निकलती है। ऐसी ध्वनि के अंतर्गत मित्रों ला वर्ण आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्ण माला में स्थान नहीं दिया गया है? हिंदी की बेटा अगर मानक वर्णमाला को लेकर बात की जाए तो हिंदी की मानक वर्णमाला के अंतर्गत ला को स्थान दिया गया है, ला को स्थान दिया गया, लरागो क्रागो भी स्थान दिया गया और डागो भी स्थान दिया गया। अगर बात यहां पर की जाए कि वो स्थान नहीं दिया गया है, तो यहां पर मित्रों श्री जो है इसको स्थान नहीं दिया गया है। इसको इस तरह श्री को स्थान नहीं है। बाकी मित्रों इस लरा को भी है, क्रा को भी है, डा को भी है, लेकिन श्री जो है इसको हिंदी की मानक वर्णमाला में कोई स्थान नहीं है। मित्रों कभी भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन को लगातार 2 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे ये होता है कि मिस्टेक नहीं होती है और अन्यथा की अवस्था में हमको मिस्टेक की कहीं ना कहीं गलती अगर जरूर होगी। ठीक है, इसलिए नहीं शब्द आया तो वहां पर कभी कोई सा ऑप्शन लग जाए, कभी कोई लग जाए, इसलिए आप इस चीज को क्वेश्चन को ध्यान में रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खड़ी पाई व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी पाई व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाना जाना चाहिए? तो बेटा विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, 2 खड़ी पाई लगाकर, 2 स्वर लगाकर। तो अगर इसकी बात करते हैं मित्रों तो दोस्तों खड़ी पाई चौपाई को हटाकर ऐसा किया जा सकता है। अब खड़ी चौपाई क्या होती है ये आप ध्यान से सुनिए। खड़ी चौपाई के अंतर्गत जैसे कि ये एक ध्यान से समझिए इस तरह से, जैसे कि हम यहां पर लिखते हैं आपके सामने, जैसे हमने लिखा खा गा घा और चा, इस तरह से हम लिखते हैं मित्रों जैसे आपके सामने। ठीक है, तो इसमें खड़ी पाई जो देखी जाए तो ये आधा कर दिया, खड़ी पाई ये हो गई।
ठीक है, ये गा ये और ये खड़ी पाई इसकी ये। ठीक, अगर यहां पर बात करते हैं घा तो घा ये हो गया, खड़ी पाई ये, और चा को बात करते हैं तो चा और खड़ी पाई ये, इस तरह है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसको अगर ये देखा जाए, इसमें ध्यान रखा जाए तो खड़ी पाई व्यंजनों को संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए, तो खड़ी पाई चौपाई को हटाकर हमें ऐसा बनाना चाहिए। ठीक है, ये खा है, इसके पीछे का ये डंडा, गा है तो इसके पीछे का ये, और घा है तो आधा घा इस तरह बनाकर ये, चा है तो चा का ये पीछे का ये इधर, इसको ऐसा करके हटाकर हम इसको करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मित्रों, जैसे कि वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे कहेंगे, यहां पर बात चलती है वर्णमाला को लेकर। तो वर्णमाला शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला यानी वर्णों की माला, जिस तरह से मित्रों अंग्रेजी में ए से जेड तक लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उसी तरह से हिंदी में आ से लेकर ज्ञान तक वर्ण होते हैं, जिनका एक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। मित्रों, जैसे कि इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, ये मित्रों वॉवेल्स कहलाते हैं, बाकी के हटकर कॉन्सोनेंट की कहलाते हैं। इसी तरह से मित्रों अगर वर्णमाला में देखा जाए तो उसमें सर वर्णमाला के अंतर्गत स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, उसकी जानकारी हमने आपको पहले दी है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछता है वर्णमाला किसे कहेंगे, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। उनका व्यवस्थित समूह, सही तरीके से उनको अरेंजमेंट करना, वही हमारा तुम्हारा वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, अमात्रिक, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, पढ़िएगा, इसमें मात्रा ना हो, अमात्रिक। कारखाना, ये देखें मात्रा, ठीक है, इसमें बड़े आ की मात्रा है। अमिताभ, इसमें ये देखो मात्रा है। ठीक है, चहचाना, इसमें भी मात्राओं का यूज किया गया। केवल यहां पर कलरव एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जिसमें मात्राओं का यूज नहीं किया जाता। मात्रिक जिनमें मात्रा का यूज किया जाए, और अमात्रिक जिसमें मात्रा यानी जाओ। ठीक, इस तरह से आप कौन सा वर्ड है जिसमें अमात्रिक है, तो इसमें ये अमात्रिक है। ठीक है वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। मैंने अभी आपको बताया था मित्रों ला क्या होता है, तो ला हमारी पार्श्व के अंतर्गत आती है। अभी हमने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था, तो हमने इसके बारे में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर ऊ की बात की जाए मित्रों, बड़ा ऊ, तो ये पश्च संवृत के अंतर्गत आता है, पश्च संवृत के अंतर्गत आता है मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी पद, उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक अधोरेखा, एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। किसी पद, उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा चिन्ह, कोष्टक चिन्ह के तिर्यक चिन्ह। बेटा अगर जब कभी कोई रेखा खींची जाती है इस रूप में, अगर ऐसा लिखा हो, तो उसको हम अधोरेखा चिन्ह का कहते हैं, अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। इसके माध्यम से हम किसी भी पद को, उपवाक को आदि की विशेषताओं को दिखा सकते हैं। ठीक मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। जहां वाक्य की गति अंत रूप से विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से अंत रूप ले और विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विचार के तार जब पूरी तरह से टूट जाए तो मित्रों वहां पर हम पूर्ण विराम का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हो, अगर जैसे कि लगातार हमारे उसमें बनी हुई है, उसके बाद में उसका एक तार टूट जाए, यानी उसका तार टूट जाए, तो वह किस चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है, तो वहां पूर्ण विराम का चिन्ह का यूज किया जाता है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, संज्ञा की द्विरुक्ति को उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? तो मित्रों अगर ये वाली इसकी बात हम करते हैं तो जब द्विरुक्ति की इसकी बात की जाती है तो उसके बीच में अगर चिन्ह की बात की जाए तो उसके बीच में योजक चिन्ह रहता है, ना कि निर्देशक, ना कोष्टक, ना अपतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? मित्रों अगर यहां पर हम बात करते हैं कि एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो यहां पर अगर विराम चिन्ह की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में मित्रों हमें अर्धविराम का यूज करते हैं। हम किसका करते हैं? अर्धविराम का। ये अल्प विराम है मित्रों। अगर इसकी बात की जाए तो ये पाद चिन्ह होता है और ये विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, अल्पविराम और तुम्हारा विस्मयादिबोधक चिन्ह और पाद चिन्ह। ठीक है मित्रों, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। एक पाद चिन्ह होता है, एक पाद बिंदु चिन्ह। अगर इसकी बात करी जाए मित्रों तो पाद बिंदु चिन्ह हमारा ये होता है। ठीक है, अगर हम इसी पर बात करते हैं तो ये हमारा तुम्हारा टीका सूचक चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? टीका सूचक। अगर इसकी बात करते हैं मित्रों तो हंस पद और ये तुल्यता सूचक। ठीक है, ये कहलाता है। तो पाद बिंदु चिन्ह अगर है मित्रों तो पाद बिंदु चिन्ह हमारा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं मित्रों। तुम कब आओगे, इस बात में उचित विराम का प्रयोग कर रहे हैं। तुम कब आओगे मित्रों कहते हैं जैसे कि कोई एक सेंटेंस है, ये एक वाक्य है, इसमें कब, ऐसा सेंटेंस जिसमें कब, कौन, कहां, कैसे अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो मित्रों आप सब लोग जानते हैं कि उसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। अगर जैसे कि ये सेंटेंस है, हमें अलग से पता लग रहा है मित्रों कि तुम कब आओगे, यहां इस बात में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें तो यहां पर आया कब। अगर इस तरह से अगर मित्रों कोई भी अगर एक वाक्य है उसमें के बीच में अगर कब आ जाए, कौन आ जाए, कहां आ जाए, कैसे आ जाए, कुछ भी आया तो अलग से आप पहचानना कि वो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह की बात की जा रही है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाना है। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाना है मित्रों, तो ये पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं मित्रों इसकी तो हमने अभी आपको फिर बताया कि ये हमारा पाद बिंदु कहलाता है, पाद बिंदु। ठीक है, और ये हमारा दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह। और अगर इसकी बात की जाए मित्रों तो ये लोप चिन्ह का से मतलब है इसका, लोप चिन्ह। ठीक है, तो यहां पर पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने तो पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह ये होता है मित्रों, ये थोड़ा इस तरह से बनता है ये। ठीक है, ये गोला ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से बना लीजिए। ये ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं मित्रों। आज प्रैक्टिस सेट 4 का आपका लास्ट क्वेश्चन है और इस पर बात करते हैं विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। विसर्ग से बना शब्द मित्रों यहां पर ये देखें आप, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसमें मित्रों देखो ये अलग है, तो विसर्ग मित्रों ये देखो ये होता है विसर्ग। तो इसमें इजी क्वेश्चन है काफी, निस्पृह जो है ये विसर्ग से बना हुआ शब्द है। यहां पर अगर बात करते हैं तो निस्पृह विसर्ग से बना शब्द है। ठीक है मित्रों,
तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 की बात 20 क्वेश्चन आपके सामने हमने डिटेल वाइज समझाए, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मित्रों, इसी क्रम में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।